गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आईएएस से मेंटोर पे। और आज हम डिस्कशन करेंगे 18 जुलाई का करंट अफेयर्स। और इसकी पीडीएफ हिंदी में और इंग्लिश में हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दी गई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें सिर्फ यही नहीं, हमारा द हिंदू का स्पेशल जो हिंदी में हम लोगों ने तैयार किया है, हिंदी मीडियम को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बहुत सारे छात्रों को की ये परेशानी थी कि द हिंदू उनको समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए हमने उसको हिंदी में तैयार करा के हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया गया है। आप उसको जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन सेशन। तो पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज वॉन द 48th कोपा अमेरिकन टूर्नामेंट। अब देखेंगे आपकी स्पोर्ट्स से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अक्सर एक या दो क्वेश्चन तो आते ही हैं जनरली एग्जाम में। उसमें मेनली तीन चार चीजें पूछी जाती हैं। जैसे जैसे पहला तो हो गया कि विनर कौन था, दूसरा हो गया कि रनर अप कौन था, और तीसरा हो गया वेन्यू, और तीसरा हो गया कि कोई अगर प्लेयर है उसका रिकॉर्ड। मेनली इन चार चीजें ही उसमें पूछी जाती हैं। इसको जरूर ध्यान में रखना है, क्योंकि अप्रोच समझना क्या पूछा जाता है नीचे ऊपर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज तो फिर उसका कोई ऐसा कोई फिर है नहीं, आप पढ़ते जाएंगे वो कभी खत्म नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज वॉन द 48th कोपा अमेरिकन टूर्नामेंट। तो थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में। जैसे कोपा अमेरिकन टूर्नामेंट ये कौन सा था, 48th कोपा अमेरिकन टूर्नामेंट था। कौन सा था, 48th कोपा अमेरिकन टूर्नामेंट था। इसको जरूर याद रखना, कई बार पूछ लिया जाता है। और इसको होस्ट किसने किया है, होस्ट किया है यूएसए ने। होस्ट किसने किया है, होस्ट किया है यूएसए ने। और ये इसको विनर कौन है, हु हैज वॉन द अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने इसको विनर है। और किसको हराया है, कोलंबिया को हराया है। किसको हराया है, कोलंबिया को हराया है। और ये एक 16 टाइम, अर्जेंटीना 16 टाइम की विनर है। ये 16 टाइम की विनर है। और इसमें एक और रिकॉर्ड जो बना है, एक आप प्लेयर है, आपने नाम सुना होगा मेसी करके, लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने ये एकमात्र ऐसे प्लेयर वर्ल्ड में बन गए हैं जिन्होंने 45 ट्रॉफी जीती है। 45 ट्रॉफी एज अ प्लेयर, 45 ट्रॉफी एज अ प्लेयर जीती है जिन्होंने। तो इस न्यूज में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु हैज वॉन द 2024 यूईएफए यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप। अब आप देखेंगे ये यूईएफए यूरोपियन फुटबॉल चैंपियन कौन से है, ये 16th, सॉरी 17th, ये 17th यूएफए यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप थी। 17th यूएफए यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता है, इसको होस्ट किसने किया है, होस्ट किया है इसको जर्मनी ने। जर्मनी ने इसको होस्ट किया है। जैसे हमने बताया कि, जैसे हमने अभी पहले बताया था आपको कि कुछ चीजें याद ध्यान रखनी है। जैसे होस्ट किसने किया था, कौन से नंबर का ये फुटबॉल चैंपियनशिप है, तो उसके पहले कितनी हुई थी, और विनर कौन है, रनर अप कौन है। तो इसमें विनर कौन है, स्पेन। स्पेन विनर है। और किसको हराया कि जीता है, कि कौन सा रनर अप रहा है, इंग्लैंड। इंग्लैंड इसका रनर अप रहा है। और स्पेन ने कितनी बार जीता है इसको, 4 बार। ये भी याद रखना है, 4 टाइम जो है स्पेन ने यूएफए यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्लोस अल्कराज वॉन द 2024 विंबलडन मेंस सिंगल्स। विंबलडन मेंस सिंगल्स किससे रिलेटेड है, टेनिस से, टेनिस से रिलेटेड है। और किसने जीता है, अभी सिर्फ सिर्फ कुछ कोई ध्यान में नहीं रखना, इसमें कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। हमने एक क्वेश्चन फ्रेम किया है, इसको एक टॉपिक की तरह समझना है कि इसको किसने जीता है। तो जीता है कार्लोस अल्कराज ने। कार्लोस अल्कराज ने जीता। इसको हिंदी में भी दिया हुआ, अगर आपको दिक्कत होगी तो हिंदी में पढ़ सकते हैं आप। इसको कार्लोस अल्कराज ने फाइनल्स में किसको हरा के जीता है, तो किसको किसको हरा के जीता है, नोवाक जोकोविक। नोवाक जोकोविक। तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है इसको, अल्कराज ने जीता है इसको। और किसको हरा के, नोवाक जोकोविक को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। रिसेंटली हु हैज बीन सॉर्न इन एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। आपने देखा होगा, बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है कि हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। ये तो लगभग सबको पता होगा, केपी शर्मा ओली ने। केपी शर्मा ओली काफी ज्यादा न्यूज में रहते हैं, कुछ विवादित काम, कुछ विवादित बयान की वजह से। जैसे उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके एक अपना मैप चेंज किया था, जिसमें
जो इंडियन के साथ जो इंडिया के साथ जो डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हैं, जैसे कि काला पानी हो गया, इसको उन्होंने अपने अपने मैप में दिखा दिया था। तो इंडिया ने उसको बाद में क्रिटिसाइज भी किया है। तो किसने अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल का शपथ लिया है? केपी शर्मा ओली ने। कितनी बार, ये कितनी बार है? थर्ड टाइम है, तीसरी बार, थर्ड टाइम इन्होंने एज ए प्राइम मिनिस्टर जो है शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। where will the first world audio visual and entertainment summit will be held in November 2024? तो नवंबर 2024 में पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये पहला, जो भी पहली वाली चीजें हैं वो फर्स्ट, इसको जरूर याद रखना है। इस पे बहुत फोकस होता है, इस पे क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं। तो आप देखोगे कि फर्स्ट वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट इन नवंबर में जो होने वाली है वो कहाँ पे होगी? गोवा में। गोवा में होगी, और उसी के साथ में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, दोनों साथ में ही जो है, दोनों साथ में ही दोनों चीजें होंगी। और इसका गोल क्या है? इसका ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट का गोल क्या है कि जो जो मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उसको प्रमोट करना, उसको इनकरेज करना, और उसमें जो टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट है, जो टेक्नोलॉजी है, जो उसको प्रमोट करना, उसको कैसे प्रमोट करना है, उस पे उसका इसका मेन गोल है ये। और नेक्स्ट है, इन विच स्टेट डिड होम मिनिस्टर अमित शाह, आपको पता होगा यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, अमित शाह इनॉग्रेट पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस। अब आप देखेंगे, जैसे ये एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस जो है, गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया? तो ये इसके बारे में है, पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के बारे में, कि कहाँ पे उद्घाटन हुआ? इसका उद्घाटन हुआ मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों में। इसको याद रखना है, कहाँ पे हुआ है? मध्य प्रदेश में हुआ है। और किसने किया है? हमारे होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन अमित शाह जी ने। और इसका गोल क्या है? अगर आप देखेंगे इसका गोल, जैसे इसको हम एक एज एन एग्जाम्पल भी हम इसको कोड कर, सिर्फ इसको एक क्विज के रूप में नहीं लेना है। इसको हम जब हम मेंस लिख रहे होंगे तो इसको हम एज एन एग्जाम्पल भी कोड कर सकते हैं। कैसे? जैसे आप एजुकेशन लिख रहे होंगे तो जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी फोकस क्या है? एक शिफ्ट दिखता है हमें, कहां से? क्वांटिटी टू क्वालिटी। देयर इज अ शिफ्ट फ्रॉम क्वांटिटी टू, तो अब क्या फोकस है? एक क्वालिटी में फोकस है, क्वालिटी एजुकेशन फोकस हो रहा है इसका। जैसे हमारा एक गोल है भारत को एक विकसित देश बनाना है। कब तक बनाना है? 2047 तक। अगर भारत को एक विकसित देश बनाना है तो उसके लिए क्वालिटी एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए ये एक जो है उद्घाटन किया गया है, एक पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस एक प्रोग्राम जो है उसका उद्घाटन किया गया है। इसको हम देख सकते हैं क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, क्योंकि ये जमाना है टेक्नोलॉजी का। जैसे आपने पढ़ा होगा कि फिफ्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो फोकस करती है ह्यूमन एंड टेक्नोलॉजी के इंटरेक्शन पे, तो उसके लिए हमें क्रिटिकल थिंकिंग जरूरी है, एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग बहुत जरूरी है अगर इस पे काम करना है तो, जिसके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट, इन सब पे फोकस किया जाएगा। तो इसको हम सिर्फ इसी वे में नहीं देखेंगे कि कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, किसने किया है, वो तो एक फिल्म पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे, लेकिन इसको ये भी याद रखना है कि एक अप्रोच जरूर साथ में लेकर चलना है फिल्म्स मेंस का। ऐसे सेग्रीगेट, वैसे हम तो पढ़ाते हैं फिल्म्स का, जैसे हमारा आने वाला है अभी एक फिल्म्स का क्रैश कोर्स, जिसमें आप पढ़ेंगे सारे सब्जेक्ट्स, और उसमें हम ओरिएंटेशन से पढ़ाएंगे फिल्म्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ऐसे नॉर्मली हम इसको सेग्रीगेट कर नहीं सकते, क्योंकि इसको हम फिल्म्स में ऐसे, इसको मेंस में भी यूज कर सकते हैं। तो वो अप्रोच मेंस वाला के साथ में ही रखना है कि इसको सिर्फ इसमें पढ़ रहे हैं, इसको हम उसमें कैसे कोड करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। हु रिसेंटली वॉन द विंबलडन वीमेंस सिंगल्स 2024 टाइटल? अब किसने जीता है इसको याद रखना है। जैसे ये 2024 में जो हुआ है, इसको बारबोरा क्रेजिकोवा, किसने जीता है विंबलडन सिंगल्स 2024? बारबोरा क्रेजिकोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड द INS इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी टावर्स इन विच सिटी? इसको याद रखना है कि किस सिटी में इसको स्टार्ट किया गया है, जो इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी टावर्स को कहाँ पे उसका उद्घाटन किया गया है? मुंबई में। अब ये है क्या, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी क्या है। ये एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रेस की इंडिपेंडेंस और उसके
उसके प्रोटेक्शन के लिए काम करती है। और हाँ ये उसके लिए ही होती है। और ये हाँ प्रेस के लिए काम करती है, प्रेस को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हु बिकेम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर पर्सन इन बिहार टू बी अपॉइंटेड एज सब इंस्पेक्टर? किसको जो है बिहार में सब इंस्पेक्टर के पद पे जो पहले ट्रांसजेंडर, किसको अपॉइंट किया गया है? किसको अपॉइंट किया गया है? मानवी मधु कश्यप। किसको अपॉइंट किया गया है पहले ट्रांसजेंडर के रूप में? मानवी मधु कश्यप। अब देखते हैं जैसे आप इसको फिल्म्स में हमने देख लिया कि पहले ट्रांसजेंडर कौन थे, किनको कैसे अपॉइंट किया गया। इसमें से क्यों ट्रांसजेंडर एक और तरीके से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब देखोगे तो नालसा जजमेंट आया 2014 में, इसके 10 साल हो रहे हैं, जिसमें नालसा जजमेंट में जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया ट्रांसजेंडर को एज अ थर्ड जेंडर के रूप में। और उसमें यह भी बताया कि हम जो ट्रांसजेंडर को सिंपली सोशल और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इश्यू नहीं मान सकते, एक सोशल और मेडिकल इश्यू ना मानते हुए इसको हम ह्यूमन राइट की पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं। तो उसमें आर्टिकल 21 के अंतर्गत इसको जो है, आर्टिकल 21 के अंतर्गत इसको जो है थर्ड जेंडर के रूप में एक्सेप्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज एज्यूम्ड चार्जेज एज ए फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? तो फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया किसको बनाया गया? अजय बिसारिया को। अजय बिसारिया को बनाया गया। ये तो बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन था। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। मैप ऑफ द डे भारत। अभी इसमें क्या है जो जैसे इसमें बताया गया गल्फ ऑफ मन्नार, इसमें हेडिंग शायद छूट गई है। गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क। तो एक अब जैसे इसमें है, तो जैसे पढ़ने का ये तो एक तरीका हो गया, ठीक है, हमने इसके बारे में एक फैक्चुअल तरीके से बना दिया। लेकिन पढ़ने का अप्रोच क्या है? जैसे गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, तो उसमें पहले चीज आपको जैसे पढ़ी आपने गल्फ ऑफ मन्नार, तो उसमें गल्फ क्या है? व्हाट इज गल्फ? गल्फ क्या है? गल्फ कैसे 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 परिभाषित करेंगे? दूसरी चीज गल्फ और बे में क्या डिफरेंस है? तो इस तरीके से एक अप्रोच, एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच उसको लेके पढ़ना चाहिए। सिर्फ इतने पे जितना दिया गया उस पर फोकस ना करते हुए और भी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। और गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि जैसे मन्नार की खाड़ी भारत में मुख्य जैविक रूप से सबसे समृद्ध तटीय क्षेत्रों में से एक है। तो बायोलॉजिकली रिचेस्ट कोस्टल रीजन है इन ऑल द मेनलैंड ऑफ इंडिया। और इट इज द फर्स्ट मरीन बायोस्फीयर रिजर्व इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। आप देखोगे कि ये इंडिया, ये क्या है? इट इज द फर्स्ट मरीन बायोस्फीयर रिजर्व इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। अब मन्नार नेशनल पार्क और ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है। एक चीज और के लिए जाना जाता है, एक डुगोंग, एक मरीन एनिमल है डुगोंग। आप देखोगे डुगोंग के लिए भी जाना जाता है। और एक इन इंडिया द गल्फ ऑफ मन्नार रीजन इन तमिलनाडु इज वन ऑफ द 4 मेजर कोरल रीफ्स। अब यहाँ पे जो मेन जो 4 कोरल रीफ्स हैं इंडिया में, जिसमें कि जैसे गल्फ ऑफ कच्छ है इन गुजरात में, लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इन चारों में से एक है ये गल्फ ऑफ मन्नार। तो इसको जरूर याद रखना है। और आप देखोगे गल्फ ऑफ मन्नार, अब जब हम गल्फ की बात कर रहे हैं तो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट जो गल्फ कौन सी है? लार्जेस्ट गल्फ कौन सी है? गल्फ ऑफ मैक्सिको। गल्फ ऑफ मैक्सिको वर्ल्ड की लार्जेस्ट गल्फ है, इसको जरूर याद रखना है। और नेक्स्ट देखते हैं। और इसको इट इज डेजिग्नेटेड एज बायोस्फीयर, मैंने बताया कि इसको बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में डेजिग्नेट किया गया है। और इसमें जो है 21 द्वीप हैं और रामनाथपुरम और तूतीकोरिन जिलों के तटों से सटे प्रवाल भित्तियों की एक श्रृंखला के रूप शामिल। इसमें बताया कि 4 जो कोरल रीफ रीजन है उनमें से एक है। और गल्फ क्या होता है जिसमें बताया गया है कि गल्फ क्या है? खाड़ी समुद्र का एक हिस्सा है जो कि एक संकीर्ण उद्घाटन को छोड़कर लगभग भूमि से घिरा होता है। मतलब कि एक नैरो पासेज, सपोज जैसे इंडिया है, ये श्रीलंका है, उसके बीच में नैरो पासेज है, ये चारों तरफ से लैंड फॉर्म से घिरा हुआ है और नैरो पासेज के रूप में इसको बोलते हैं गल्फ। नैरो पासेज है गल्फ। गल्फ बनता कैसे है? गल्फ ऑफ फॉर्म व्हेन अ जायंट रॉक कोलैप्स
और व्हेन अ पीस ऑफ लैंड सिंक्स, जब एक कोई बहुत बड़ा विशाल चट्टान ढहती है या जमीन का एक टुकड़ा डूब जाता है, ये एक तरीके से बनती है। एक तरीका और भी होता है, नेचुरल इरोजन के भी द्वारा कई बार जो है गल्फ बन जाती है। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। मैप ऑफ द वर्ल्ड। अब मैप ऑफ द वर्ल्ड, अब आप देखोगे कि अभी क्यों नीच में है ये, कि नीतीश सिंह ऑफ यूपी, ये गोरखपुर से बिलोंग करते हैं। कौनकर माउंट किनाबुल, किनाबालू, माउंट किनाबालू पे विजय प्राप्त की है। 19 घंटे में चढ़ाई और तिरंगा फहराया। तो 19 घंटे में इन्होंने किनाबालू पे चढ़ाई की है, विजय प्राप्त की है। अब ये आप जान लेते हैं थोड़ा माउंट किनाबालू के बारे में। तो माउंट किनाबालू कहाँ पे है? ये मलेशिया में है, मलेशिया स्टेट ऑफ साबा के साबा रीजन में। और इट लाइज विद इन द किनाबालू पार्क विच इज मलेशियाज फर्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यह किनाबालू पार्क के भीतर स्थित है, जो मलेशिया का पहला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। और नेक्स्ट देखते हैं। माउंट किनाबालू का शिखर, जिसे लो पीक के नाम से जाना जाता है, इसका शिखर का क्या नाम है? लो पीक। समुद्र तल से जो लगभग 13,435 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। कितने? 4,095 मीटर और 13,435 फीट की ऊंचाई पर है। और ये जो है मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी है। तो अगर पूछा जाए मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट किनाबुल। और दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि माउंट किनाबुल की जो पहली चढ़ाई है, कथित तौर पर सर ह्यूग लो ने स्थानीय गाइड और पोर्टरों के साथ मार्च 1851 में की थी। कब की थी? ऐसा माना जाता है कि जो सर ह्यूग लो थे, उन्होंने एक स्थानीय जो वहाँ के रहे होंगे गाइड और पोर्टरों के साथ 1851 में की थी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है बायोलॉजी। बायोलॉजी में देखते हैं जैसे पल्सेज। तो पल्सेज दालों को किस कुल में प्राप्त किया जाता है? आपको सबको पता ही होगा, लेगुमिनस से प्राप्त किया जाता है। और लेगुमिनस को पता होगा, इसमें रूट नोडुल्स होते हैं और जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया होते हैं, इसीलिए बहुत ही लाभदायक होती है मिट्टी के लिए हमारे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वर्ड इज कॉमन इन द बोटेनिकल नेम ऑफ द ट्रीज लाइक अशोका, टैमरिंड? ठीक है। तो जैसे आपने देखा होगा कि जो भी इंडियन नेम्स कई चीज़ों में दिया जाता है, कई सारे बोटेनिकल नेम्स में इंडिका टर्म यूज किया जाता है। तो इंडिका रिप्रेजेंट करता है कि हाँ, जो इंडियन नेम्स में कई बार इसको इंडिका दिया जाता है। जैसे अशोका क्या है? सैरिका इंडिका। और जैसे कोरल्स, तो कोरल्स को क्या बोलते हैं? इरिथ्रिका इंडिका। तो अशोक, इमली या कोरल जैसे पेड़ों के वनस्पति नामों में कौन सा शब्द सामान्य है? तो कौन सा शब्द है? इंडिका नॉर्मली जो इंडियन नेम्स कई बार दिए जाते हैं उसमें इंडिका लगाया जाता है। इसने बताया कि जैसे कि अशोका के लिए शारका इंडिका, इरिथ्रिका इंडिका। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट डू यू कॉल द स्टडी ऑफ फंजाई? स्टडी ऑफ फंजाई को क्या बोलते हैं? अब आपने देखा होगा कि जो जिसको बोलते हैं क्या? माइकोलॉजी। फंजाई क्या होते हैं आपने जानता हो, जैसे मशरूम है, ईस्ट है, ये सब क्या है? फंजाई के एग्जाम्पल है। इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी बोलते हैं कवक के अध्ययन को। कवक के एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए? जैसे मैंने बताया, मशरूम, ईस्ट, इसको ध्यान में रखना है। और जैसे एग्रोनॉमी इज द प्रैक्टिस ऑफ रेजिंग क्रॉप प्लांट्स। एग्रोनॉमी क्या है? एग्रोनॉमी एक एग्रीकल्चर फॉर्म है जिसमें एक इंटीग्रेटेड होलिस्टिक तरीके से एग्रीकल्चर पे फोकस किया जाता है, जिसमें जैसे सॉइल का हो गया है ना, क्रॉप का हो गया, उसमें एक इंटीग्रेटेड अप्रोच पे फोकस किया जाता है। और किस पे? फसल पौधों पे। इसका सही आंसर क्या होगा? एग्रोनॉमी का अभ्यास क्या है? तो एग्रोनॉमी मैंने बता दिया, ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है। ऐसा जो है, ये ऐसा एग्रीकल्चर फॉर्म है जिसमें इंटीग्रेटेड अप्रोच से काम किया जाता है, एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट जैसे पेपर प्लांट। मिर्च का पौधा क्या है? वाइन। अब वाइन क्या होते हैं?
जो जिनकी स्टेम जो होती है वो सपोर्ट, जिनको स्टेम को अपने आप से नहीं ऊपर उठ सकती, उनको सपोर्ट चाहिए, ऐसे हम क्या बोलते हैं, वाइन। जैसे कि अंगूर आपने देखा होगा, लौकी, ऐसे आपने गांव में देखा होगा एग्जाम्पल इसके। नेक्स्ट चलते हैं। अभी हम तो आपको लग रहा होगा बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसको बहुत डिटेल में जाएंगे तो हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो थोड़ा सा हम इसको उस तरीके से, बाकी हमारा अभी एक क्रैश कोर्स लॉन्च होने वाला है जिसमें जो कि यूपी पीसीएस आने वाले यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस पे फोकस रहेगा, जिसमें एक साइंस की क्लास होंगी, और उसमें इस चीज़ों को जो भी यूपीएस पीसीएस में और यूपीपीएससी में जैसे क्वेश्चन आते हैं उसी को ध्यान में रखते हुए कैसे आ सकते हैं क्वेश्चन, उस तरीके से पढ़ाया जाएंगे चीज़ों को, उसमें डिटेल से पढ़ाएंगे। अभी हम अगर इसको डिटेल्स में जाएंगे हर एक क्वेश्चन में तो शायद बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे फंस फन किस पौधों की श्रेणी में आते हैं? फन किस पौधों की श्रेणी में आते हैं? टेरिडोफाइटा। फंस किस पौधों की श्रेणी में आते हैं? टेरिडोफाइटा की श्रेणी में आते हैं, टेरिडोफाइटा। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इज नॉट ट्रू। कई बार होता क्या है कि हम बहुत जब, क्योंकि एग्जाम हॉल में एक फियर भी रहता है, बहुत हार्ट बीट बढ़ी होती है आप, तो उसमें हम कई बार ये वर्ड भूल जाते हैं, कई बार लिखा होता है नॉट ट्रू, हम उसको, क्योंकि नॉर्मली होता है क्या, पूछता है कौन सा सही है, कौन सा सत्य है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है, लेकिन कई बार क्वेश्चन ऐसे भी जाता है कि नॉट ट्रू, तो हम उसको ध्यान नहीं देते और क्वेश्चन गलत करके चले जाते हैं। उसको जरूर ध्यान देना है कि कहाँ पे नॉट ट्रू, कहाँ पे क्या पूछ रहा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट टेरिडोफाइटा। अभी टेरिडोफाइटा पे और अभी आगे आएगा। अब एक चीज याद रखनी है टेरिडोफाइटा में, कि टेरिडोफाइटा में सीड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। एक चीज जरूर याद रखनी है कि टेरिडोफाइटा में सीड्स नहीं होते हैं। जब सीड्स नहीं होते हैं तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सॉरी, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सीड। इसमें तीसरा देखेंगे आप, कितनी लिखा हुआ है सीड्स आर प्रेजेंट, मतलब जब मैंने बताया कि सीड्स प्रेजेंट नहीं होते, इसमें लिखा सीड्स प्रेजेंट होते हैं, इसका मतलब है ये ऑप्शन गलत हो गया। तो तीसरा ऑप्शन बीज उपस्थित होते हैं, ये क्वेश्चन असत्य है और यही पूछ रहा है क्वेश्चन। इसको जरूर याद में रखना है कि क्या पूछ क्या रहा है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ब्रायोफाइटा। अब ब्रायोफाइटा क्या, जैसे ब्रायोफाइटा में आप सुना होगा, जैसे मॉसेज, जैसे कि जिसको बोलते हैं गांव में काई। अब काई क्या, अब से काई में क्या, अब काई जैसे कॉमन सेंस है। अब अगर आपको इसको पता है कि मॉसेज इसके अंतर्गत आते हैं तो आप पढ़ेंगे चारों ऑप्शन, कि अगर आपको नहीं भी आते हैं कि डोमिनेंट फेज इज, जिसे लिखा है प्रमुख अवस्था गेमेटोफाइट्स होती है, मुख्य पौधे शरीर के गुणित होते हैं, स्पोर्ट्स एक रूप होते हैं, चौथा है फूल उपस्थित होते हैं। अब देखिए अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो लिखा हुआ है चौथा कि फूल उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? आपने देखा होगा फूल उपस्थित नहीं होते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? नॉट ट्रू। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फॉर द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म द सोर्स ऑफ फूड इज। अब पूछ रहा है जलीय जीवों के लिए खाद्य स्रोत क्या होता है? अब इसमें देखेंगे फाइटोप्लैंक्टन क्या होता है। फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन एक मरीन प्लांट है ये, और जो जैसे मरीन प्लांट है ये बस। और जैसे कि इसमें हम डिस्कस करेंगे, जैसे आप नाम सुने होंगे, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, इज एग्जाम्पल ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। तो जलीय जीवों के लिए खास स्रोत क्या होता है? फाइटोप्लैंक्टन, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है, ठीक है। और ये सभी एक्वेटिक, जितने भी एक्वेटिक जो रीजन्स हैं, इकोसिस्टम है, उसमें पाए जाते हैं। क्या? फाइटोप्लैंक्टन की बात हो रही है। नेक्स्ट 10th है हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज अ फादर ऑफ बायोलॉजी। ये तो सबको पता होगा कि फादर ऑफ बायोलॉजी, जो जीव विज्ञान के पिता के रूप में किसको जाना जाता है? अरस्तु को। तो इसमें कुछ खास नहीं है डिस्कशन करने को। नेक्स्ट है जनरल अवेयरनेस कि नियरेस्ट मैसिव ब्लैक होल, जैसे ओमेगा सेंटोरी में सबसे नजदीकी विशाल ब्लैक होल की खोज की गई। उसी के संदर्भ में हमें बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्लैक होल का सटीक वर्णन करता है। अब इससे नॉर्मल ऐसे आ जाए कि ओमेगा सेंटोरी ऐसे पूछ लीजिए कि ये टर्म बहुत ज्यादा, जैसे कई बार यूपीएससी में, अब तो यूपीपीसीएस का भी पैटर्न थोड़ा सा आप एनालिटिकल हो रहा है, पहले ऐसा फैक्चुअल नहीं रहा है, थोड़ा सा अप्रोच चेंज हो रहा है 2-3 सालों से।
तो ऐसे पूछ लिया जाए कि ये टर्म जो है बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है, ये किससे संबंधित है, तो ओमेगा सेंटोरी किससे ज्यादा किससे न्यूज में रहा है, ये क्या है, एक विशाल ब्लैक होल है ये। अब ब्लैक होल क्या होता है, हमने पढ़ा होगा, इसमें एक स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी रीजन है, स्ट्रॉन्ग, इसका ऑप्शन कौन सा होगा, स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी रीजन है, जिसमें कोई भी चीज चाहे वो कोई भी चीज चाहे वो लाइट हो चाहे कोई भी मैटर हो, वो उसके बाहर नहीं जा पाता, इतना स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी रीजन है, उसमें लाइट भी बाहर नहीं जा पाती, इसीलिए इसको एक ब्लैक होल, क्योंकि ये दिखता नहीं है ब्लैक होल, और इसके एक थोड़े से छोटे से वैल्यू में बहुत ज्यादा एनॉर्मस अमाउंट ऑफ मास एक छोटे से वैल्यू में होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। WHO ने मेडिकल डिवाइस की जानकारी के लिए एक मी डेविस लॉन्च किया है। अब जैसे इसमें भी आ जाए कि मी डेविस क्या है, एक मेडिकल डिवाइस है, क्या है, मेडिकल डिवाइस है। तो इसको कई तरीके से पढ़ना है कि क्वेश्चन होने जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आए, ये आपको टर्म, ये आपको न्यूज जरूर याद में रखनी है, उसका टॉपिक याद रखना है कि मी डेविस क्या है। मी डेविस क्या है, मेडिकल डिवाइस की जानकारी के लिए मी डेविस लॉन्च किया गया, किसके लिए, मेडिकल डिवाइस की जानकारी के लिए। किसने लॉन्च किया है, WHO ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है, WHO ने लॉन्च किया है कि मी डेविस की लॉन्च किया गया है। उसी के संदर्भ में हमें बताएं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। फिर देखिए पूछ रहा है कि इज नॉट ट्रू, इतने स्टेटमेंट है, इसमें कौन सा सही नहीं है, WHO के बारे में पूछ रहा है। अब किसकी बात कर, मेडिकल डिवाइस की जानकारी के लिए कौन सा लॉन्च किया है, मी डेविस, इसको याद रखना है, किसने लॉन्च किया है, WHO ने लॉन्च किया। अब देखिए, अब जैसे कई बार होता क्या है कि इसमें सब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, WHO की स्थापना है, मुख्यालय है, प्राथमिक भूमिका है, फिर चौथा ऑप्शन है, तो कई बार हमें चीजें नहीं आती। अब जैसे सॉरी, जैसे कई बार चीजें हमें नहीं पता होती है तो हम जनरली छोड़ देते हैं, लेकिन करते समय एक अप्रोच जरूर याद रखना है कि हमें एक एलिमिनेशन टेक्निक की कैसे हमें देखना है ऑप्शन को, और एक कॉमन सेंस से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये, कि जैसे चौथा ऑप्शन दिया, अगर आप चौथा देखेंगे, जैसे पहला दूसरा तीसरा आपको नहीं समझ में आ रहा, चौथा देखा आपने कि WHO की अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य नियम निर्धारित करने में भूमिका नहीं है। अब देखिए, अब इसमें WHO जिसका नाम ही है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अब उसमें कह रहा है कि WHO की अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य नियम निर्धारित करने में कोई भूमिका नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। अरे जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो हेल्थ के लिए काम कर रहा है, वो स्वास्थ्य नियम निर्धारित करने के लिए भूमिका कैसे नहीं होगी। तो आप एक कॉमन सेंस से क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि उस समय एग्जाम हॉल का प्रेशर होता है, कई बार हमें लगता है कि ये मुझे नहीं आता, ये मुझे नहीं आता। तो अब तो UPSC में भी कई बार फैक्चुअल क्वेश्चन आने लगे, इस बार भी फैक्चुअल क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये ऐसे हम एक एलिमिनेशन टेक्निक से कैसे काम कर सकते हैं, अभी और भी क्वेश्चन आगे आएंगे, हम और भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने बेजवेल्ड 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 आइंस्टीन रिंग को कैप्चर किया, उसी के संदर्भ में हमें बताया आइंस्टीन रिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। अब देखिए, आइंस्टीन रिंग के बारे में कौन सा, गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग, ग्रेविटेशनल लेंसिंग क्या होती है, जब कोई भी मैस्यू जैसे गैलेक्सी हो गई, कुछ भी, वो जो सनलाइट को कैसे बेंड करती है जहां से आ रही है, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग, ग्रेविटेशनल लेंसिंग। तो क्या है, नासा ने जेम्स वेब को जो बेजवेल्ड आइंस्टीन रिंग को कैप्चर किया है, उसको निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, ग्रेविटेशनल लेंसिंग, इसको याद रखना है। अभी हम थोड़ा ज्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं, तो वही बात है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और उसको हम जब साइंस की क्लासेज आएंगी क्रैश कोर्स में, तो उसको हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, जो भी हमारे टीम है वो लेंगे सर। नेक्स्ट है एसआर एनर्जी ट्रांजिशन का यूरोप में हाइड्रोजन रेडी पावर प्लांट, उसी के संदर्भ में हमें बताएं कि एक विकसित हाइड्रोजन रेडी पावर प्लांट की क्या विशेषता है। आप देखना है कि डेवलप्ड हाइड्रोजन रेडी पावर प्लांट, अब क्या विशेषता है इसकी विशेषता ये है कि ये इंटीग्रेटेड हाइड्रोजन प्रोडक्शन की बात करता है, इंटीग्रेटेड हाइड्रोजन प्रोडक्शन। तो जो एसआर एनर्जी ट्रांजिशन का यूरोप में जो हाइड्रोजन रेडी पावर प्लांट है, तो उसके बारे में क्या है कि एकीकृत हाइड्रोजन प्रोडक्शन की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियाज SDG प्रोग्राम, SDG प्रोग्रेस एक्सेलरेटेड, भारत की SDG प्रगति में तेजी, नीति आयोग द्वारा SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 जारी किया गया, उसी के संदर्भ में हमें बताएं कि सतत विकास लक्ष्यों के बारे में कौन सा कथन सही है। अब देखिए, ये कौन जारी करता है, नीति आयोग, याद रखना है। जो SDG इंडिया इंडेक्स कौन जारी करता है, नीति आयोग जारी करता है। अब देखिए, इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही है,
याद रखना है कौन सा कथन सही है। तो जैसे आप जाते हैं इसमें, जैसे हम देखते हैं जैसे आपको जैसे कि इसमें कितने लक्ष्य हैं, इसमें कितने लक्ष्य हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ कुल 20 लक्ष्य नहीं, एसडीजी में एसडीजी देख लेते हैं। तो एसडीजी में कितने लक्ष्य हैं, 17। कितने लक्ष्य हैं एसडीजी में, 17 है। इसको अब इसमें लिखा हुआ है कि 2000 में अपनाया गया, नहीं, इसको अपनाया गया कब, एक्सेप्ट किया गया 2012 में एक्सेप्ट किया गया, और 2015 में इसका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुआ, इसको याद रखना है। और जो लक्ष्य 13 है वो जलवायु कार्रवाई पर केंद्रित है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। और चौथा ऑप्शन जैसे दिया हुआ कि एसडीजी सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी है, नहीं, ऐसा नहीं है, ये बाध्यकारी नहीं है, लीगल बाउंडिंग नहीं है, इसमें लीगली बाइंडिंग नहीं है, ये इसको याद रखना है। तो हमने चीजें क्या देखी इसमें एसडीजी में, इसमें टोटल कितने हैं, 17 गोल्स हैं। इसको 2012 में एक्सेप्ट किया गया, 2015 में इंप्लीमेंट किया गया। इसमें 13 नंबर का जो लक्ष्य है वो जलवायु क्लाइमेट की बात करता है, क्लाइमेट चेंज की। और डी है कि ये इसमें दिया हुआ कि लीगल बाइंडिंग है, लीगली बाइंडिंग नहीं है, ये नॉन है, नॉन लीगली बाइंडिंग है। नेक्स्ट देखते हैं, नागालैंड को बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का खिताब मिला, श्रेष्ठ नेतृत्व पुरस्कार 2024 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नागालैंड क्राउंड बेस्ट स्टेट इन द हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर आपको पता होगा, बागवानी, एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2024, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें लिखा हुआ है। अब देखिए इसमें कॉमन सेंस इसमें भी लग सकता है कि बागवानी में औषधीय पौधों की, जैसे हमने कहा बागवानी, हॉर्टिकल्चर इसको पता होगा, बागवानी विशेष रूप से पशुधन प्रजनन पर केंद्रित करता है। अगर आप जैसे देखेंगे इसको कि ये तो हॉर्टिकल्चर है, इसमें पशुधन कहाँ से आ गया, ये तो लिखा हुआ है एक्सक्लूसिवली फोकसेस ऑन लाइव स्टॉक ब्रीडिंग, एक्सक्लूसिवली मतलब विशेष रूप से। अगर ऐसा कोई भी टर्म आता है, हम यूपीएससी में भी देखते हैं कि ऐसे टर्म पे एक बार हमें दोबारा जरूर देख लेना चाहिए। अब तो कई बार चीजें सही भी होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम 90% चीजों में ऐसा होता है, देखा गया है कि ये चीजें गलत होती है। एक तो कॉमन सेंस हो गई लाइव स्टॉक की, और दूसरा होगा एक्सक्लूसिवली की। तो अगर हम इसको, जैसे हम बताया कि जो एलिमिनेशन टेक्निक का कैसे यूज कर सकते हैं, उसका ये भी एक एग्जांपल है कि अगर हम दूसरे को एलिमिनेट कर दें, तो जैसे दूसरा ये खत्म हो गया, इसमें दूसरा है ये खत्म हो गया, ये चला गया, तो कौन सा बचा, 1 और 3। अब हमें अगर एक भी ऑप्शन हमें मिल गया तो हम देखेंगे कि हमें ऑप्शन मिल गया, हमें हो सकता है ये ना पता हो, ये ना पता हो, तो हम ऐसे मार्क कर सकते हैं। क्योंकि आप जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जरूरी नहीं कि आपको सारे क्वेश्चन आते हो। आपको अगर यूपीएससी देखेंगे तो 30 से ज्यादा क्वेश्चन शायद ही किसी को आते हो। जो 30 क्वेश्चन अगर किसी को आते हैं तो बहुत हो गया, अगर 30 क्वेश्चन आते हैं तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसके बाद फिर आपको अपनी वही कॉमन सेंस और रीजनिंग, लॉजिकल गेस आपको करना पड़ता है, अदरवाइज तो आप वैसे ही बाहर हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि प्यूमा ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब देखिए इसमें भी अगर आपको ये पता होगा कि नॉर्मली जो ओलंपिक खेल होते हैं, जैसे पहला ऑप्शन है ओलंपिक खेल हर 3 साल में आयोजित किए जाते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन है पहला आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 में एथेंस में आयोजित किया गया। तीसरा ऑप्शन है टोक्यो ने 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी की। अब ये बहुत ही हार्डकोर फैक्ट है, बहुत ही शायद ही बहुत ही कम लोगों को याद होगा ये। तो अगर आप नॉर्मली देखेंगे कि पहला ऑप्शन कि ये तो नॉर्मली सबको याद रहता है कि ओलंपिक खेल कितने सालों में होते हैं, तो आप देखेंगे कि हर 4 साल में होते हैं। अगर आपको ये पता चल गया कि हर 4 साल में होते हैं, तो देखेंगे अगर आप एलिमिनेट करते हैं तो आपका पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया, बी भी कैंसिल हो गया, डी भी कैंसिल हो गया, और सी बच गया, 2 और 3। तो आप देखें कैसे एलिमिनेशन, कैसे एक कॉमन सेंस से अगर एक ऑप्शन भी आपको पता है, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है अगर वो है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें वो आपकी लॉजिकल चीजें देखता है कि कैसे आप उसको करते हैं काम, कैसे आपको वहां एक प्रेशर में कैसे काम करते हैं, क्योंकि आपको फील्ड पे आपको बहुत सारे प्रेशर के साथ आपको डिसीजन लेना पड़ सकता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए ऐसे क्वेश्चन डिजाइन किए जाते हैं, इसलिए उसको पता है, एग्जामिनर को भी पता है कि ये सारी चीजें किसी को भी याद रख पाना किसी के दिमाग के लिए बहुत आसान नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चन देता है ताकि अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इंडोनेशिया विश्व स्तर पर सबसे बड़ा निकल उत्पादक देश है। इंडोनेशिया विश्व स्तर पर सबसे बड़ा निकल उत्पादक देश है। अब इसको याद रखना, एक फैक्ट इसी में है, सिर्फ क्वेश्चन में फोकस नहीं करना है, जो इसमें इंफॉर्मेशन उसको पूरा एक इन टोटलिटी में देखना है
कि क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि निकिल उत्पादक सबसे विश्व का सबसे बड़े स्तर पर निकिल उत्पादक देश कौन सा है? कौन सा देश है? इंडोनेशिया। अब उसी से रिलेटेड कथन है, कुछ स्टेटमेंट है, उसको ध्यान देना है। जैसे ओडिशा भारत में निकिल खनन के लिए एक प्रमुख क्षेत्र है। दूसरा ऑप्शन है भारत में निकिल उत्पादन मुख्य रूप से घरेलू मांग को पूरा करता है। तीसरा ऑप्शन है कि भारत विश्व स्तर पर निकिल के लिए शीर्ष 3 उत्पादकों में एक है। इंडिया इज एमंग द टॉप 3 प्रोड्यूसर्स ऑफ निकिल ग्लोबली। तो अगर आप नॉर्मली अगर आप इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे तो जिसमें इंडिया टॉप प्रोड्यूसर है उसको आपको पता होगा। अगर आप थोड़ा सिंसियर हैं पढ़ाई को लेके, सीरियस एस्पिरेंट है, तो आपको पता होगा। आपको ये भी पता होगा कि निकिल जो है, निकिल में इंडिया टॉप प्रोड्यूसर नहीं है, इंडिया बहुत सारा इंपोर्ट करता है। तो अगर आप इसी तरीके से अगर हम इसको तीसरे को अगर हम गलत मान लें तो इसमें फिर देखेंगे वही एलिमिनेशन काम आ जाएगा। पहला गलत हो गया, तीसरा गलत हो गया, चौथा गलत हो गया और बी सही हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व आप कर सकते हैं। जरूरी नहीं सारे फैक्ट आपको याद हो, किसी भी माइंड के लिए, ब्रेन के लिए इतना पॉसिबल नहीं है। इसमें आंसर दिए हुए आप बाद में देख सकते हैं। अब कुछ बिहार स्टैटिक है कि बिहार के किस स्थल को हाल ही में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया है। अभी बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है, वहाँ मोदी जी भी, प्राइम मिनिस्टर साहब भी वहाँ गए थे। तो नालंदा महाविहार जो है इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया है। बिहार में किस स्थान पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था? वैशाली में, सबको पता होगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? गुप्त काल में। किस काल में हुई थी? गुप्त काल में। और किसने किया था? कुमारगुप्त फर्स्ट ने। कुमारगुप्त दिख रहा होगा आपको, कुमारगुप्त फर्स्ट ने किया था। अब नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह, जो फर्स्ट सत्याग्रह है, बिहार में किस स्थान पर किया था? चंपारण। ये तो सबको पता होगा, एक चंपारण और तिनकटिया सिस्टम, चीजें पता होगी। फिर नेक्स्ट, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति कौन है बिहार के? डॉक्टर रामधारी सिंह। कौन से हैं? रामधारी सिंह। नेक्स्ट है, बोध गया में मगध की स्थापना कब हुई थी? ये 1962 में। बिहार में शेरशाह का मकबरा, बिहार में शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थापित है? कहाँ स्थित है? सासाराम में। कहाँ स्थापित है शेरशाह का मकबरा? सासाराम में। नेक्स्ट है, बिहार में शिव का प्रसिद्ध स्थान गुप्तेश्वर मंदिर, गुप्तेश्वर मंदिर कहाँ पे है? कैमूर रेंज में, कैमूर की पहाड़ियों में। कहाँ पे है? कैमूर की पहाड़ियों में गुप्तेश्वर मंदिर है, जो कि शिव जी का एक प्रसिद्ध स्थान है। फिर बिहार के भिखारी ठाकुर किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? तो जो भिखारी ठाकुर है किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? नाटककार। बिहार में ये एक नाटककार है जो कि बिहार में है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है शायद ये कि बिहार में अजगैबीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? सुल्तानगंज में। तो पहला ये है, इसमें शायद मिक्स हो गया है कि बिहार के भिखारी ठाकुर किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध है नाटककार। ये क्या है? भिखारी ठाकुर कौन है? एक प्रसिद्ध नाटककार है। और नेक्स्ट ये है कि बिहार में, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा दिख जाए कि बिहार में बिहार में अजगैबीनाथ मंदिर, बिहार में अजगैबीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? सुल्तानगंज में, सुल्तानगंज में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, ये यूपी स्टैटिक आ गया। राकर मिट्टी, राकर मिट्टी उत्तर प्रदेश में कहाँ पर पाई जाती है? पर्वतीय और पठारी ढालों पे। तो पर्वतीय और पठारी ढालों पे उत्तर प्रदेश कौन मिट्टी? राकर मिट्टी। उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन द्वारा एल्यूमिनियम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? ये फैक्ट है, इनको थोड़ा याद रखना है। रेणुकूट में, रेणुकूट में। इनका कोई और तरीका नहीं है, याद करिए, बार बार पढ़िए, रिवाइज करिए और टेस्ट दीजिए, यही एक तरीका है। उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र में तांबा प्राप्त होता है? किस क्षेत्र में तांबा प्राप्त होता है? सोनाराई ललितपुर क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? सोनाराई ललितपुर क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के कजराहट क्षेत्र में निकाले जाने वाले डोलोमाइट खनिज का उपयोग किस लिए होता है? इस्पात उद्योग में। तो जो डोलोमाइट खनिज है उसका यूज कहाँ होता है? इस्पात उद्योग में, धातु निष्करण व धातु सह हेतु। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में सोना किस क्षेत्र में पाया जाता है?
उत्तर प्रदेश में सोना किस क्षेत्र में प्राप्त होता है? शारदा रामगंगा नदियों से। याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में सोना किस क्षेत्र में प्राप्त होता है? शारदा रामगंगा नदियों से। और नेक्स्ट है देश का सर्वाधिक ताप ताप विद्युत उत्पादक गृह कहाँ पे उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है? सिंगरौली में। आपको पता हो, काफी न्यूज में रहता है कि देश का सर्वाधिक ताप विद्युत उत्पादक विद्युत गृह कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश किस स्थान पे है? सिंगरौली में है। सिंगरौली में है। उत्तर प्रदेश में कृषि नीति को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करने हेतु प्रयोगशाला से खेतों तक कार्यक्रम किस कृषि संस्थान ने की देन है? ये पंतनगर विश्वविद्यालय की देन है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का भारत के बाजरा उत्पादक राज्यों में कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का भारत के बाजरा उत्पादक राज्यों में कौन सा स्थान है? द्वितीय। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कई बार, बाजरा उत्पादक और भी चीजें हैं, तो उत्पादन से रिलेटेड प्रोड्यूसर में किस में, फर्स्ट में, सेकंड में है, टॉप प्रोड्यूसर में है, उसको याद रखना है। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री श्री गोविंद बल्लभ पंत कौन है? श्री गोविंद बल्लभ पंत। उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? यूनाइटेड प्रोविंस, पता होगा, यूपी। उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? यूनाइटेड प्रोविंस। नेक्स्ट है एमपी। देश का पहला गो अभ्यारण्य कहाँ पे है? देश का पहला गो, जो भी पहली वाली चीजें हैं उसको जरूर याद रखना है, उस पर एग्जाम में ज्यादा नजर रहती है, उसको पूछने के जो चांसेस है बहुत ज्यादा रहते हैं। देश का पहला गो अभ्यारण्य है शाजापुर में। कहाँ पे है? शाजापुर में। और भारत भवन का उद्घाटन हुआ 1982 में। और बैजू बावरा की समाधि है चंदेरी में। कहाँ पे है? चंदेरी में। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर हीरे की खदानों के लिए जाना जाता है? आपने सुना होगा कि मध्य प्रदेश का कौन सा शहर हीरे की खदानों के लिए जाना जाता है? वो है पन्ना। पन्ना टाइगर रिजर्व भी है, आपने सुना होगा। कौन सी नदी उज्जैन शहर से होकर बहती है? क्षिप्रा। कौन सी नदी? क्षिप्रा। मध्य प्रदेश में नवरात्रि के दौरान मनाए जाने वाले प्रसिद्ध त्योहार का क्या नाम है? दशहरा। और सूरज सेन द्वारा निर्मित किला है कौन सा? ग्वालियर दुर्ग। सूरज सेन द्वारा निर्मित किला कौन सा है? निर्मित किला ग्वालियर दुर्ग। और दक्षिण का प्रवेश द्वार किस किले को कहा जाता है? ये तो बहुत फेमस है कि दक्षिण का प्रवेश द्वार किस किले को कहा जाता है? असीरगढ़। किस किले को कहा जाता है? असीरगढ़ को। और चंदेल वंश की राजधानी खजुराहो को पता होगा, चंदेल को बनवाया था खजुराहो टेम्पल। और नेक्स्ट है जहांगीर महल ओरछा का निर्माता है वीर सिंह देव बुंदेला। कौन है जहांगीर महल ओरछा का निर्माता? वीर सिंह देव बुंदेला। चलिए आज की डिस्कशन यहीं पे समाप्त करते हैं। और इसकी सारी पीडीएफ आपको हिंदी इंग्लिश में हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हमारी आईएएस पीसीएस मेंटोर की पूरी टीम बहुत मेहनत से इसको तैयार करती है, आप इसको जरूर देखें। और अगर इसको आप देखेंगे तो इसके अलावा आपको किसी भी और न्यूज को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको रेगुलर तरीके से देखते हैं तो आप देखेंगे एग्जाम में पाएंगे कि मोस्टली क्वेश्चन है यहीं से आएंगे। ये थीम को जैसे मैंने बताया कि सिर्फ उसके न्यूज को या कुछ फोकस नहीं करना है, जो टॉपिक है उसको कैसे हम मेंस में यूज कर सकते हैं और उसको कैसे गूगल पे और कैसे तरीके से पढ़ सकते हैं। हम यहाँ सब कुछ नहीं डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम हर एक क्वेश्चन को अगर हम बहुत डेप्थ में जाएंगे तो शायद 2 घंटे से भी ज्यादा क्लास बन जाए। तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि इसको थोड़ा सा आप लोग मेहनत करें, इसको रिवाइज करें, जो फैक्ट है उसको बार बार से पढ़ें और मॉक टेस्ट दें। और हमारा जो एक क्रैश कोर्स भी लॉन्च होने वाला है बहुत ही जल्द, जो कि आगामी जो परीक्षाएं हैं यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस को ध्यान में रखते हुए उसको लाया जाएगा। और फिल्म्स एज सच कोई फिल्म्स का होता नहीं है, क्योंकि मेंस और फिल्म्स को ऐसे सेग्रीगेट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कि एक जैसे 80-20 रूल होता है कि 20% टॉपिक से 80% क्वेश्चन जो होते हैं 20% टॉपिक से आते हैं। हम जो हमारा क्रैश कोर्स होगा उसी 20% जो टॉपिक होगा उसी फोकस रहेगा, ताकि आप जो है हमारे जो फिल्म्स आने वाला फिल्म्स है उसको इजीली जो है क्वालिफाई कर सकें। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।